नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। सोमवार है, इंदौर में आज उमस है, गर्मी लथावत बनी और उमस के कारण जो है घबराहट सी स्थिति है। मतलब शहर में वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, पर गर्मी से जो उमस की गर्मी है वो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। और खबरें भी बहुत सारी हैं, आज इंदौर की खबरें भी हैं। शिवाजी मार्केट की दुकानों का मामला निपटा ही नहीं था कि अब एक नया फरमान जारी हो गया है कि पंडरीनाथ थाने के सामने की साइड में जो अलग कलेक्ट्रेट जाते समय जो दुकानें 104 दुकानें बनी उनको तोड़ने के लिए भी तैयारी हो चुकी है। एक नया हो जाएगा, वहाँ पे भी 104 फीट का रोड बनाने की तैयारी की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक जानकारी जारी करते हुए बताया कि भारत अब, प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा बोला करते थे कि देश जल्द ही तीसरी $5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनने जा रहा है। अब हम ना तीसरी रहे, ना चौथी रहे, ना पांचवी रहे, अब हम छठी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं। और $5 ट्रिलियन नहीं, अब हम $3.80 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रहेगा। हमसे ब्रिटेन, जापान, चीन सब आगे निकल गए हैं बहुत ज़्यादा। इस पर भी बात करेंगे हम। आज बाजार टूट गया, बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गया शेयर बाजार, और सोने चांदी भी आज खूब गिरे, रुपया भी खूब टूटा। तो हम सब पे बात करेंगे, पर सबसे पहले इंदौर की खबरों पर बात करते हैं। इंदौर की जो खबरें, आज हम पत्रिका की खबरों से बात करेंगे। पत्रिका में एक दो खबरें हैं और अच्छी खबरें हैं, आपके जानने योग्य खबरें भी हैं। एक तो मेट्रो ट्रेन का अंडरग्राउंड ट्रैक तैयार हो रहा है, होने को लेकर जो है ट्रैफिक डंकिंग शुरू की जा रही है। ये पहली बार ऐसा होगा, शिवाजी मार्केट क्षेत्र में शुरू हुआ है काम। अंडरग्राउंड निर्माण के दौरान बिना डायवर्शन के ट्रैफिक चलता रहेगा। उसको अलग अलग सिस्टम से बना दिया गया ताकि यातायात में बाधा ना हो। पर अगर ट्रैफिक बढ़ा या लोड बढ़ा तो फिर गड़बड़ होने की स्थिति मुझे दिखती है। हालांकि मैंने तो गौर से नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लोड बढ़ा जरा भी ट्रैफिक का या गाड़ियों का तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। क्या सर? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ कि मेट्रो का ओवरहेड का काम करीब करीब पूरा होने को आया हैगा। अब बारी आ गई। क्या होता है? ओवरहेड जो ऊपर से मेट्रो चलेगी वो ओवरहेड हो गया। उसके बाद अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जो आपको स्टेशन बनाना है, मेट्रो की लाइन बिछाना है, उसका काम होना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम इसे कहा जा रहा है। टनल बनाने की मशीन जो इस महीने के आखिरी तक आने की उम्मीद की जा रही है। मशीन आने से पहले जो तैयारी कर ली गई, अब बात की जाती है कि जहाँ मशीन नीचे काम करेगी, जहाँ स्टेशन बनेगा, जहाँ से टनल की जो खुदाई होगी वो चलती रहेगी, तो उसका असर जो ऊपर से निकलने वाले ट्रैफिक का असर और नीचे चल रहे काम का एक दूसरे को प्रभावित ना करे, इसको लेकर ट्रैफिक डेकिंग सिस्टम बनाया जाता है। अब ट्रैफिक डेकिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ स्टेशन का काम चल रहा है, अब स्टेशन का काम चल रहा है तो कहीं से आपको नीचे उतरना भी है, कहीं नीचे आपको काम भी करना है, नीचे उसमें काफ़ी वक्त लगना, लेबर को भी आना जाना हैगा। उस जगहों के आसपास पहले दीवार से जो कंक्रीट की मजबूत दीवार आसपास बना दी जाती है, और उसके ऊपर अगर आप सरिये डाल लो, गडर डाल लो या कंक्रीट कर दीजिए, उसको कर दिया जाता ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट करे बिना, शहर में ट्रैफिक को डाइवर्ट करे बिना जो नीचे काम चलता रहे। ऊपर से भारी गाड़ियाँ निकलती भी है तो उसके कंपन से ना नीचे काम प्रभावित हो, और नीचे जो है खुदाई होती है तो उसके कंपन से ऊपर का जो ट्रैफिक को भी जो खतरा ना महसूस हो। इसको लेकर ट्रैफिक डेकिंग किया जाता है। पहला ट्रैफिक डेकिंग का जो काम है बात नगर निगम के बाहर शिवाजी मार्केट के सामने कर दिया गया हैगा, काम चल रहा हैगा। और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिरी तक जो टनल खोदने की मशीन आ जाएगी तो यहीं से मशीन को उतारा जाएगा, जो एमजी रोड की तरफ भी, एमजी रोड के दोनों हिस्सों की तरफ बढ़ेगी। बता दूं मैं आपको, एक तो बंगाली चौराहे की तरफ जाएगी, खजराना और बंगाली चौराहे के बीच में मेट्रो जो है ओवरहेड से अंडरग्राउंड आ रही हैगी। इधर बात कर लेते हैं अपन, तो एयरपोर्ट के सामने जो है मेट्रो जो है वहाँ से ओवरहेड हुई है, मतलब वहाँ तक अंडरग्राउंड का काम होना है। आपको ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, भले ही मेट्रो गांधीनगर से लेकर जो है रेडिसन चौराहा तक जो है शुरू होने वाली है 18 जून को, पर अगर ओवरहेड काम की बात की जाए तो एयरपोर्ट के सामने से लेकर पूरे गांधीनगर सुपर कॉरिडोर होते हुए, रेडिसन चौराहा होते हुए, आप मालवीय रोबर्ट चौराहा होते हुए, खजराना चौराहा पार करके इतना ओवरहेड का काम करीब करीब आखिरी दौर में पहुंच गया है। वाह, ये अच्छी जानकारी है आपके लिए भी। और हमें लगता है कि शायद आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ओवरहेड का काम कहाँ तक पूरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद में मशीन आते ही जो अंदर काम चालू होता है, जो इसकी रिंग बनती है, मतलब जो मशीन काटना करती है मिट्टी को और पत्थर को, तो स्टील की रिंग उसके साथ ही हाथ के हाथ कसाती जाती है, एक के पीछे एक प्लेट डल के, ताकि जो है बिल्कुल कसा जाता है उसके। और 1 से 6 से 8 इंच 6 इंच मोटी प्लेट रहती है वो, जो उसकी रहती है, तो उसके ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में पूरा उसी को कस दिया जाता है। एक और खबर इस पर हम बात कर ले रहे हैं। दुकानों को टूटने से बचाने के लिए आज गांधी भवन पहुँचे थे तमाम ये दुकानदार। कहाँ के? आपके पंडरीनाथ के सामने से जो दुकानें बनी हुई हैं बहुत समय, और ये सब 1960 शिवाजी मार्केट और पंडरीनाथ के सामने जो दुकानें बनी हैं आगे की साइड में,
ये दोनों ही बाजार जो है, ये मैं समझता हूँ शायद 1965 और 65-66 के लगभग बनाए गए थे, जब इन लोगों को कहीं से हटाया गया था, और बहुत कम कीमत पर 70-75 रुपये की लीज पर नगर निगम ने दुकानें बना के इन लोगों को दी थी, ताकि यहाँ पे इनका कामकाज शुरू हो सके। और अब ये दुकानें हटा के इस रोड को पूरा चौड़ा किया जा रहा है। शिवाजी मार्केट का मामला तो कोर्ट में है, क्या हुआ है बताएंगे शेखर जी आपको, पर यहाँ पर जो है उसको लेकर तैयारी शुरू की गई और 104 फीट चौड़ा पूरा रोड ये हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रोड आपको सीधा सामने से निकलता हुआ दिखेगा। क्या साहब? जी, मैं आपको बता देता हूँ कि सरवटे से लेकर गंगवाल को जोड़ने वाली जवान मार्ग के जो पैरेलल रोड जो बरसों से अटकी हुई थी, उसका जो काम है वो पंडितनाथ इलाके में ही अटका हुआ था। हालांकि अभी आपको एक बाधाएं जो है अभी जो है जुनिंदौर में और बाकी है, पर चंद्रभागा पुल से लेकर हरसिद्धि जोन और पंडितनाथ होते हुए जो सड़क जो है सीधे निकलनी है, उसको लेकर नोटिस जारी हो गए हैं। 125 के करीब मकानों पर बुलडोजर चलना है, जिसमें 100 से ज़्यादा मकान पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और 20 एक मकानों का कुछ हिस्सा जाना हैगा। कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिलती। देख, अभी शहर में जो माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखने लगी है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो है पीड़ितों के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है और उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देने लगा है। अभी 4 दिन पहले हमने जो है छावनी में कांग्रेस को देखा था, उसके पहले हमने शिवाजी मार्केट वालों के साथ में कांग्रेस को देखा। अब कांग्रेस के साथ में जो है पंडितनाथ के जो दुकानदार और व्यापारी भी साथ खड़े होने को तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस से मदद मांगने जो है पहुंचे थे। आज उन्हें गांधी दफ्तर पर बुलाया गया है। शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ एक बैठक की जाएगी, आगे विरोध की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दूं, ये विरोध की रणनीति का जो बुगुल जो है छावनी के आंदोलन के दौरान ही बच गया था। यहाँ के व्यापारी चिंटू चौकसे से मिलने वहाँ भी पहुँचे थे, साथ में जो है उस ये रैली जन अधिकार यात्रा में रैली में भी शामिल थे। तय हुआ था कि आपके लिए भी कांग्रेस जो है मैदान पकड़ेगी और 2-4 दिन में कांग्रेस में मैदान पकड़ने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से और भी जगह तोड़फोड़ चल रही है, कांग्रेस को कई जगह मैदान पे उतरना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या डेवलपमेंट को लेकर सही दिशा में वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या इन सब मामलों को लेकर एक साफ नीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सब मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रभातखंड खबर की। तो आज प्रभातखंड में खबर है, नगर निगम का और नकली रजिस्ट्री से प्रॉपर्टी टैक्स खाता खुलवाकर बेच दिया। यह भी बड़ा गजब काम हुआ। महालक्ष्मी नगर का एक प्लाट था, जिसकी एक नकली रजिस्ट्री और उसका एक खाता खुलवाकर संपत्ति कर वगैरह भरवा के उस खाते को जो है उसी नकली रजिस्ट्री के आधार पर बेच दिया। जांच पड़ताल में मामला खुला। नगर निगम में भी सारे चमत्कार होते रहते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई नया गुलाब वहाँ से नहीं खुल के ऊपर आ जाए। हर थोड़े दिन में पता लगता है, कहीं पानी डालते हो और आप अपने आप कोई ना कोई गुलाब खिल के बाहर आ जाता है कि भैया हमारा नंबर आ गया आएगा। क्या मालूम क्या नगर निगम की व्यवस्था और डर नहीं है। ये सारी चीज़ों का जो खौफ होना चाहिए नगर निगम में अधिकारियों का, वो सब खत्म हो गया। या तो 2-4 ऐसे रगड़े जाएँ या 2-4 जेल चले जाएँ तो शायद कुछ सुधरे, पर मेरे को लगता नहीं कि जेल जाने और उससे कोई अंतर पड़ रहा है। क्या साहब? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम में अधिकारी कर्मचारी जो करे वो कम है, कोई देखने वाला नहीं, किसी पे कोई लगाम कसने वाला है, किसी को डर नहीं हैगा। बात जिस महालक्ष्मी नगर के प्लाट की बात की जा रही है कि उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प हैगा। नगर निगम का ही प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करने वाला कर्मचारी, जो परिषद के एक बड़े अधिकारी का भतीजा कहा जाता हैगा, वो हमेशा विवादों में रहा है, हमेशा उल्टे सीधे काम लेकर ही अधिकारियों के पास पहुंचता रहा है और ये काम भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। जिस अमन दुबे की बात की जा रही है, अमन दुबे ने जोन 8 के ARO और बिल कलेक्टर को विश्वास में लिया कि इस प्लाट के नामांतरण करा दिया जाए। नामांतरण कराने के लिए रजिस्ट्री पेश कर दी। ये ARO ने भी नहीं देखा रजिस्ट्री असली है या नकली है, कागजात देखे नहीं और नामांतरण कर दिया गया। जब असल पार्टी नामांतरण कराने गई तब पता चला कि उसका तो नामांतरण पहले से हो चुका है। ओरिजिनल रजिस्ट्री दिखाई गई, तब जाकर बड़े अफसरों तक बात पहुंची और पुराने नामांतरण को रोका गया। हालांकि तब तक प्लाट बिक चुका था। मतलब जिन्होंने जो जादूगरी दिखानी थी वो दिखा चुके थे। और कितनी बड़ी बात है कि ये मामला आज नहीं उजागर हुआ है, इस मामले को उजागर हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक जादूगरी करने वालों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई नहीं की गई है। बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आज जो है अखबारों में खबरें सुर्खियां बनने के बाद में उम्मीद की जा सकती है कि कमिश्नर कम से कम ऐसी जादूगरी करने जिन्होंने कराई, जिन्होंने की, उनकी गलती उतनी है कि कोई भी ARO और बिल कलेक्टर कभी भी रजिस्ट्रार दफ्तर से क्रॉस चेक नहीं करता है कि जो रजिस्ट्री पेश की जा रही है नामांतरण के लिए वो सही है या गलत है। उनके मुझे ऐसा लगता है उनको समझ भी नहीं आती है, तो सिर्फ कागज़ देखते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं कि जो कागज़ दिख गया उस पर राइट कर दिया, देखने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि कराया किसने विश्वास में लिया? वो नगर निगम का ही कर्मचारी था, उस पर क्यों ना FIR कराई गई? यही मांग जो है पीड़ित पक्ष कर रहा है। सही बात है। मेरा ये मानना है ऐसे सारे मामलों में FIR हो जाना चाहिए। जाओ भैया आप अपना जाके कोर्ट कचहरी में अपने दस्तावेज पेश करो और जांच कराते रहो। नहीं हुआ तो सज़ा के लिए तैयार रहो।
कहीं ना कहीं आपको ये तो करना पड़ेगा। FIR का डर नहीं होता और आप बचते रहते हो तो ये कार्रवाई हो जाती है। अब अग्निबाण खबरों की बात कर रहे हैं। अग्निबाण 2 खबरें। एक, अंततः पूरी गर्मी बीतने के बाद सांसद महोदय को गाँव की याद आई, शंकर ललवानी जी को, और उन्होंने 3 गाँव के लिए 10 टैंकर दिए। तो ये 3 ही गाँव के लिए, बाकी जगह नहीं है, क्या स्थिति है? हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, भीषण गर्मी का दौर जो है ख़त्म होने की ओर आ गया है। बारिश हमारे दरवाजे पर खड़ी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इससे में अब टैंकर बांटने का क्या तुक था ये किसी को समझ में नहीं आया। वो भी राजवाड़ा पर टैंकरों की कतार लगाकर 10 टैंकर खड़े करने के बाद सांसद जी ने जिले की राऊ, सामेर, देपालपुर और महू के कार्यकर्ताओं को बुलाकर टैंकर बांट दिए गए, और मात्र 10 टैंकर। ये 10 टैंकर इतने बांटे गए हैं कि इन सब दूर की जितनी आबादी है वहाँ के के लोगों को 1-1 बाल्टी पानी भी नहीं मिलेगा इन टैंकरों से। तो पार्षदों के क्षेत्र में 15-15, 10-10 टैंकर चल रहे हैं, और यहाँ एक गांव के लिए महू, देपालपुर, एक गांव के लिए भी उम्मीद नहीं की गई है। राऊ, सामेर, देपालपुर, महू विधानसभा के लिए सिर्फ 10 टैंकर दिए गए हैं। और सवाल ये उठता है कि अभी क्यों दिए गए? लेने वालों ने भी सोचा कि ले लीजिए, बाद में ये भी नहीं मिलना है, अगले साल भी तो सूखा पड़ेगा, तब टैंकर काम में आ जाएंगे, अभी ले जाके खड़े कर लेते हैं। हाँ, जब तक काम तो आएंगे कुछ बहुत काम। सांसद जी ने अपना काम कर लिया, टैंकर की ड्राइविंग सीट पर बैठ के थोड़ा सा टैंकर चला लिया, फोटो खिंचा गए, वीडियो बना ली। हालांकि सांसद जी ने सफाई भी दे दी है कि टैंकर देरी से बांटने की एकमात्र वजह रही है कि केंद्र सरकार से पैसा ही देर से मिलाएगा। अब पैसा देर से क्यों मिला है इसकी वजह भी उन्होंने बता दी है कि 5 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, इस वजह से वित्तीय वर्ष शुरू होने के बावजूद फंड जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सका। तो ये आप समझिए, आप देखिए, आप ये बात को आप समझिए कि देश में केंद्र सरकार जो है उसके लिए 5 राज्यों के चुनाव बहुत ज़रूरी है। उनके लिए आपकी प्यास, आपके क्षेत्र में पानी नहीं बढ़ रहा है, आपको जो है पानी के लिए बाल्टी लेकर घूमना पड़ रहा है, इसका मायना नहीं है उस सरकार के लिए। उस सरकार के लिए मायना अपने 5 राज्यों में सरकार बनाने को लेके है। आपके पानी और टैंकर की व्यवस्था तो बाद में भी होगी। भाई, जिसको पीना है तो कल मर थोड़ी रहा आदमी की जो है इसके लिए मर रहा होगा आदमी, ठीक है, 2 दिन बाद पानी मिलेगा, जल्दी क्या है भाई? सरकार चली गई तो आएगी नहीं ना। आप समझिए क्या हालत है। और सरकार में साहब शामिल है तो सरकार का नज़रिया बता रहे हैं कि सरकार ने इसलिए लेट हो गई ये बात। ये तो बड़ी दुखद स्थिति है कि सरकार के लिए प्रायोरिटी इस देश में केवल चुनाव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शहर ने जो इतना लंबा जल संकट देखा तब भी सांसद कोटे से बोरिंग इसलिए नहीं हो पाया कि पैसा नहीं मिला है। अब पैसा अगर जारी हुआ है तो अब बोरिंग कराएंगे, मतलब जब बारिश शुरू होने आ गई है तब बोरिंग कराए जाएंगे शहर का जल संकट खत्म करने के लिए। और वो भी जल्दी जल्दी करा लीजिए, 2-3 महीने बाद में फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो जो बजट आना वो भी शायद ना आए फिर। तो ये आपका काम है, देख लीजिएगा आप। अब एक और खबर बात करें, सिटीजन फीडबैक में इंदौर को पछाड़कर लखनऊ आगे निकल गया। कभी ऑनलाइन फीडबैक की अभी प्रक्रिया जारी है, निगम करेगा पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास। अब ताकत लगी है सारी की सारी ये ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक में। हम क्यों पिछड़ रहे हैं यार? जी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक के मामले में हम आगे रहे हैं या पीछे रहे हैं, उससे नतीजे पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दूं, ऑनलाइन फीडबैक देने के जो है सिर्फ 20% नंबर मिलते हैं। बाकी जो 80% नंबर है, टीम ने इंदौर में दौरा कर लिया है, लोगों से फीडबैक ले लिया है, घर घर जाके फीडबैक ले लिया है, वो फीडबैक ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर आप पहले नंबर, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो जो शहर जो पहले नंबर, दूसरे नंबर पर रहते आए हैं फीडबैक के मामले में, वे नतीजे में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो बात सिर्फ यही आ रही है कि फीडबैक में अब बात आ रही है हम पीछे क्यों हैं। अब लोगों की वैसी सफाई के लिए दिलचस्पी नहीं बची है, ना लोगों को वैसी सफाई दिखाई दी। जब हमने बहुत अच्छी सफाई शहर में देख ली है, तो अब जो हम मामूली तौर की या आम तरह की सफाई देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है, इसलिए भी हम फीडबैक में पीछे रह गए। थोड़ी बहुत नाराजगी भी रहती है कि क्या है, क्षेत्र में कोई काम वाम तो होता नहीं है सिवाय साफ सफाई के। ये भी नाराजगी धीरे धीरे लोगों में घर कर रही है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों की हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको शहर की खबरें बताता हूँ। कल ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है शहर में, और राजवाड़ा सहित कई ऐतिहासिक स्थल को खूब सजाया गया, रंग रोगन किया। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, 2-3 दिनों में जाकर। बड़े गमले हमले रख दिए गए हैं, सजावट भरपूर है। अगर आप नक्षत्र गार्डन में है शायद कार्यक्रम जी, तो नक्षत्र गार्डन में कार्यक्रम है MR10 पर। पूरे रोड पे गमले वहाँ पे भी सजाए गए हैं, लाइट वगैरह लगाई जा रही है, क्योंकि विदेशों से आने वाले राजनयिक और विदेश मंत्रियों के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। संभवतः राजवाड़ा भी जाएंगे, छप्पन दुकान भी जाएंगे, और वो फुटपाथ चौपाटी पे भी जाएंगे। वहाँ पर कई जगह जाएंगे, शहर में घूमेंगे ये लोग, चाट चटुकले भी खाएंगे, सब करेंगे ये लोग। और उसके बाद में बहुत सारे मामलों पर गंभीरता से विचार करेंगे। ब्रिक्स जो है, अमेरिका के अलावा जो देश है, रशिया वगैरह के जो देश है, इनका मिला के ब्रिक्स देशों का संगठन बनाया गया था, और उसमें 7 या 8 देश थे उस समय पे। फिर बाद में शायद प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 2-3 अफ्रीका वगैरह को जोड़ा गया था। 10 या 12 देशों का के लिए सम्मेलन है, उसमें राजनयिक राजदूत सब आ रहे हैं।
कई फैसले होना है, इस पर एग्रीकल्चर को लेकर भी कुछ फैसले होने हैं। अभी तो कल पता लगा क्या है क्या नहीं है। इंदौर में अगर बात की जा रही तो ब्रिक्स में सिर्फ जो कृषि को लेकर ही बात होनी है। हाँ। और वही उन्हीं देशों के जो है प्रतिनिधियां शामिल हो रहे हैं जो खेती ज्यादा करते हैं, जो खेती पे ज्यादा कम पानी जो आप जैसे इजराइल है, इजराइल के अंदर बारिश 6 से 8 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं है, पर तीनों फसलें वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप सिस्टम से उनके यहाँ पर जो है पद्धति। एक और चीज़ जो मैंने दूसरा एक शायद इजराइल का ही मामला हो, जब इजराइल के राजदूत आए थे, उनका कहना था कि आप क्या फसल बोओगे ये हम तय करेंगे, आप तय नहीं करोगे। तो क्या होता है कि एक ही क्षेत्र में, समझ लो आप एक गांव है, गांव में 100 एकड़ ज़मीन है, तो 20 एकड़ ज़मीन में गेहूँ है, तो 10 एकड़ ज़मीन में सब्जी है, तो 5 एकड़ ज़मीन में कोई और है, बाकी जगह कुछ और है। तो क्या होता है कि एक फसल बिगड़ी तो सरकार की जवाबदारी थी कि वो आपको मदद करेगी उस मामले में। बाकी फसल, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अगर लहसुन बोया तो सब लहसुन ही लहसुन हो गया। तो हुआ यह कि या तो गटर में डाल रहे हैं, या उसको कहीं बहा जा रहा है, या उस पर आग लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत ही 5 रुपये किलो पे आ गया, तो 50 रुपये किलो का से नुकसान हो, किसान का नुकसान हो रहा है। ये किसानों के नुकसान को कैसे रोका जाए, इसको लेकर कोई प्लान होना चाहिए। और मुझे लगता है इजराइल के अलावा भी और भी देश हैं जो इसी पद्धति से काम कर रहे हैं। बहुत जगह पर तो तिरपाल बिछा के पानी को बचाया जाता है कि भैया पानी धूप पे उड़े नहीं, और पूरे तालाब के बड़े बड़े तालाबों पे तिरपाल डाल दी जाती है प्लास्टिक की, ताकि पानी वहीं बना रहे। यह भी सब चीज़ें विदेशों में होती है। हमारे लिए नई बात इसलिए कि इस देश में पानी भरपूर आता है, खूब गिरता है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ 365 दिन नदियाँ बहती हैं, और इसीलिए हम पानी की कीमत नहीं समझते। हमारे यहाँ नदियों की कोई कीमत नहीं है, उसमें कचरा पानी जो डालना हो आप डालते हो। दूसरे देशों में आप पानी में उंगली नहीं लगा सकते। अमेरिका के अंदर आप पानी में उंगली लगाओ, $1000 का पैसा आपको देना पड़ेगा। आप बिना अनुमति आप नहीं घुस सकते। कुछ जगह बना रहे कि वहीं जाकर केवल आप पानी को हाथ लगा सकते हो। बड़ी साफ नदियाँ बहती, कोई कचरा नहीं होता है। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि हम पानी का उपयोग कैसे करें। तो और कल जो है पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, पुलिस कमिश्नर वगैरह में। एक और खबर की मैं आपको जानकारी भर देता हूँ कि इंदौर खंडवा का जो रोड है उसको चालू करने को लेकर चोरल घाट पर जो 550 मीटर की लंबी टनल का काम हो गया, और अंतिम छोर पर 2 टनल का काम ये जो है टनलिंग मेथड से किया जा रहा है। और एक टनल पे भी लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। संभवतः ये कोशिश की जा रही है कि इसी बार अक्टूबर नवंबर से इंदौर से खंडवा तक का ट्रेक पूरा चालू हो जाए। 233 ये मार्ग जो है 4 घंटे का, इसमें 2 घंटे में आप इंदौर से खंडवा पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 लेन रोड होने के कारण तो दूरी कम हो रही है, घाट खत्म हो जाएंगे। इससे आप 2 से सवा 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप खंडवा पे पहुँच जाएंगे। तो बस उसका काम लगभग समाप्त है। मुझे लगता है इसी साल के अंत तक आपको इंदौर खंडवा के बीच में शानदार रोड काम करता हुआ दिखेगा। अब हम बात कर ले रहे हैं पहले पेज की खबरों की। कुछ व्यापार संबंधित खबरें जो आपके जानने योग्य, मतलब आप जब बाकी खबरें जानते हैं तो इसको भी थोड़ा सा जहन में आप रखिए, क्योंकि ये भी खबरें आपसे जुड़ी हुई है। एक, आज जो है चांदी 6,000 रुपये के लगभग टूट गई, तो सोना 1700 रुपये टूटा। शुक्रवार मतलब शनिवार को, जो हमारे यहाँ शनिवार हुआ था, तो अमेरिका के शेयर बाजार में ऐसी भयानक सुनामी आई 60 मिनट के अंदर कि 200 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए निवेशकों के। यह तय था कि सोमवार को भारत के बाजार खुलते ही धड़ाम धड़ हो जाएंगे सब ये, और सब धड़ाधड़ गिरेंगे। हुआ भी यही कि आज शेयर बाजार खुला, और खुलने के बाद में चंद मिनट के ही अंदर 900 अंक को लगभग 800 अंकों के लगभग गिरा। 6 से 7 लाख करोड़ रुपये निवेशकों के सुहा हो गए। अब अभी आगे की स्थिति क्या रहेगी ये तो देखना पड़ेगा। और आज से युद्ध छिड़ गया तो अब मुझे नहीं लगता कि शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा स्थिति बनेगी। रुपया भी 20 पैसे 17 पैसे से ज़्यादा टूट गया। अब 95 रुपये ही जाने लगा, 96 रुपये करीब हो सकता है अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। तो इस सुनामी जो अमेरिका से चली थी उसने जापान तक सबको हिला के रख दिया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी घड़ी घड़ी कहा करते थे कि भाइयों और बहनों हम $5 ट्रिलियन की व्यवस्था वाला तीसरा देश बनने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन की आजकल कोई नहीं बोल रहा उस मामले में। क्यों? क्योंकि $5 ट्रिलियन का जो सपना पहले था वो ना पहले था, ना आज था, ना कल था। वो हम बहुत दूर थे $5 ट्रिलियन से। नीति आयोग ने कुछ बोल बाल दिया, उसके बाद में हम झांझ मंजीरें बजाने लग गए। अब हम $5 ट्रिलियन की व्यवस्था में नहीं है। अब हम $5 ट्रिलियन से और नीचे खस के, तो हम ब्रिटेन से पहले कुछ समय के लिए आगे थे। ये ऐसा मामला है जैसे पैर के जूते के दौड़ लगा रहे हो, जूते का खुल जाए फीता, और जब तक कसने लगा उतनी देर आगे होगा, उसको लेकर खुश हो रहे थे कि हम थोड़ा आगे निकल गए। ब्रिटेन ने स्पीड पकड़ी और आपको पीछे छोड़ते हुए वो $4 ट्रिलियन से व्यवस्था हो गई। अब हम 5वीं भी नहीं रहे, अब हम 6ठे नंबर पे आ गए। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नहीं, हम 6ठी अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है। मतलब हम अब वापस वहीं आ गए हैं 3.80 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल में आप समझ लीजिए कि देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसका मूल कारण ये बताया जा रहा है कि रुपए में गिरी ऐतिहासिक गिरावट ने पूरी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि अब हम पर
हम पेट्रोल तो अभी उतना ही ले रहे हैं, कच्चा तेल उतना ही ले रहे हैं, पर हम कीमत उससे 2 गुनी दे रहे हैं, क्योंकि रुपया भी गिर गया और कीमत भी बढ़ गई। तो हमको दोनों मार पड़ रही है। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर आ रहा है। आपको याद होगा झींगा मछली का सबसे ज़्यादा निर्यात होता था अमेरिका में, 80,000 करोड़ का निर्यात होता था, जो बैन लग गया टैरिफ लगने के कारण। दूसरे देशों में भेजना चालू करा, एक धांधा हो गया। उसके अंदर ये अभी हाल बड़ी मात्रा में कंटेनर जो हैं वो रिजेक्ट होना चालू होगा, और 43% से ज़्यादा रिजेक्ट हो के झींगा मछलियाँ वापस लौट के भारत आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पाया गया जांच में कि जिस केमिकल का उपयोग किया जा रहा है वो केमिकल हार्मफुल माना जाता है, और आपके यहाँ ड्रग विभाग ने सर्टिफिकेट बना के मछलियों के साथ भिजवा दिया है बिना देखे साइन करके कि जाने दो। पर वहाँ पूरी जांच होती है, यहाँ जैसा नहीं है। तो जांच हुई और सब जगह रिजेक्ट हो गया, तो सारा मछलियों का भंडार वापस लौट के आ रहा है। कम से कम 40 से 50,000 करोड़ का नुकसान जो है व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। तो ये वो खबरें थी। एक खबर और चलते चलते बता देता हूँ। शहर में नहीं, दुनिया देश भर में तमाम ATM धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी पैसा भरती थी उस कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिल रहे। 62% रुपया दिया जा रहा है ATM में पैसा डालने को लेके, और उसका कारण ये हो रहा है कि 62% रुपया डालने के कारण कई ATM छोटे से बड़े शहरों में हल्ला ज़्यादा मचता है, तो बड़े शहरों में ATM जो है धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके कि कहीं यहाँ चालू है तो कहीं वहाँ चालू है, ऐसा करके ATM जो है चलाए जा रहे हैं। पर छोटे शहरों में SBI ने सबसे ज़्यादा शिकायत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ATM उन्हीं के हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ATM के लिए पैसा कंपनी को मिल नहीं रहा, और कंपनी ने कह दिया कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसके कारण में, क्योंकि जाने के बाद पैसा मिलता नहीं है। तो ये पर आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हम 43 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप छाप के 12 साल के अंदर नोटबंदी के बाद में हम देश भर में झोंक चुके हैं। अगर यूँ आकलन करो आप बटन दबा के, तो एक आदमी के नाम पे 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने छाप लिया। इसके बाद भी देश में नकदी का संकट लगातार बना हुआ है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि 43 लाख करोड़ रुपया जो नोटबंदी के समय में 15 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 43 लाख करोड़ हो गया। इसके बाद भी ये रुपया कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रहा है और कहाँ लग रहा है, ये पैसा किसी को नहीं मालूम। पर इतना रुपया छप गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो इस समय बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें जो हम आपको इसलिए देते हैं कि आपको जब भी हो तो विषयों की जानकारी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हर विषय पर अपने आप को सतही ज्ञान जरूर होना चाहिए कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। हमारी ये कोशिश होती कि हम शहर की तमाम खबरें भी आपको दें, जिसके पीछे की पूरी जानकारी आपको मिल जाए। हमारा आपसे एक ही आग्रह है, कृपया अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लगभग 20,000 सब्सक्राइब के साथ में सबसे आगे जाने की स्थिति में आ गए हैं। 35 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स का हमारे पास समूह हो चुका है, जो लगातार अलग अलग स्थितियों में हमको देख रहे हैं। हमारा आग्रह कृपया करके आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हम और इस कार्यक्रम को अच्छे से बना पाएंगे। कुछ नई जानकारी हम कोशिश करेंगे आपको जोड़ें। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।